स्पेशल रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे हार, संगठन और मंथन पर। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने यूपी में परफॉर्मेंस किया, यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार बयान दिया है। रविवार को लखनऊ में कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले कार्यकर्ता हूं, मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इधर मौर्य के इस बयान पर उधर बयान जैसे ही उन्होंने दिया, सियासत शुरू हो गई, सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तर्क दिया गया है कि कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा बयान है। दूसरी तरफ कि सरकार को संदेश देने के लिए ऐसी बयानबाजी हुई है। इस बयान को सीएम योगी को संदेश देने से भी जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में सीट कम आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। वहीं किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे केशव प्रसाद मौर्य। अभी आप देख रहे थे सियासी पंडित बयानबाजी कर रहे हैं और क्रोनोलॉजी से इस जोड़कर देख रहे हैं और सरकार को जवाब देना है या नहीं, क्योंकि कार्य समिति बैठक में ऐसी सीएम ने पहले ही कहा था। अगर सरकार को खरोच आई तो उसका असर उन पर भी पड़ेगा। जो लोग अभी से उछल कूद कर रहे हैं उन्हें दोबारा ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, संगठन सबसे बड़ा होता है। बैठक के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर सरकार और संगठन वाली बात दोहराई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया है। 2 साल पहले 2021 अगस्त 2022 को भी मौर्य ने यही बयान दिया था। उस समय कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हारने के 5 महीने बाद उनका ये बयान पहले आया था। तब भी योगी और सरकार के प्रति मौर्य की नाराजगी की चर्चा थी। बहरहाल अब केशव प्रसाद मौर्य के बयान के क्या मायने हैं, इसी मुद्दे पर मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जनता पार्टी की कार्यसमिति बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है, भले ही वो निराशाजनक रहे हों, लेकिन 2027 में भारतीय जनता पार्टी अपने सामर्थ्य से विपक्ष गठजोड़ को पराजित करके साबित करेगी कि ये पार्टी सबसे आगे है। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले कार्यकर्ता हूँ। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस कार्य समिति बैठक में उन्होंने सभी मंत्री, सांसदों और साथ ही सभी जो नेता हैं उनको ये दरखास्त किया कि वो जो कार्यकर्ता हैं उनका मान सम्मान का विशेष ध्यान रखें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। देखिए, एक बहुत अच्छी कविता है, क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। बीजेपी की हार होती है, ऐसी हार नहीं सरकार बना लेती। हार इस परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे और खासकर केशव प्रसाद मौर्य और बड़े बड़े दिग्गज लोग परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, 80 की 80 सीट हम लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद से बयानबाजी हुई है। अब केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है और उस बयान को लेकर अब सियासत हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान है, सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। बालकृष्ण पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंद्र कुमार सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ है, तो हमारे साथ अमलेंद्र सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमलेंद्र, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, ये पूरी खबर क्या है, आप समझाएं पहले। देखिए सौरभ, लगातार कैबिनेट की मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य का न शामिल होना और जो मंथन है, मंथन के बाद फिर ये मैसेज कन्वे करना, ये बहुत इनकी पुरानी आदत है। आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी पे आप खरा नहीं उतरते हैं और बार बार आप कार्यकर्ताओं के बीच में कहते हैं कि मैं मैसेज दे रहा हूं, संगठन को जोड़ दे के दे रहे हैं और आप जातिगत एक राजनीति को लेकर के करते हैं। जिस जातिगत राजनीति की आप बात करते हैं, जो आपके पार्टी लेवल पे वजूद आपको एक स्थापित करता है, एक स्थान आपको देता है,
उस स्थान पे और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन न कर पाना, ये केशव प्रसाद मौर्य खुद अपने आप को समझते हैं कि जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी उस पार्टी लेवल पे, और अगर देखा जाए तो वो कार्यकर्ता इनके हिसाब से सही नहीं उतरे, चाहे वो कौशाम्बी का बेल्ट हो, चाहे वो प्रयागराज का बेल्ट हो। जिस बेल्ट में ये अपने आप को अच्छी पकड़ का एक दबदबा बनाते हैं कि मेरी अच्छी पकड़ इस राजनीति में है, वो इनका जो लोकल सर्वे और लोकल इंटरनल जब पता लगा कि वो बूथ इनका कमज़ोर रहा है, उस कमजोरी को ये छुपाने के लिए जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं और इनसे जब उस पर चर्चा किया जाता है, उससे जब ये बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद ये एक मैसेज कन्वे करते हैं कि हम संगठन से जुड़े हैं, हम संगठन को ऊपर मान के चलते हैं, हमारा पद, आप एक डिप्टी सीएम का पद रखते हैं, संगठन के साथ साथ आप एक प्रदेश का नेतृत्व भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ उस नेतृत्व में पर्टिकुलर आप एक सिर्फ वर्ग विशेष की बात नहीं कर सकते, आपको पूरी जिम्मेदारी है, हर लेवल पे आपको मेंटेन करना चाहिए, और आप उसमें फेलियर साबित होते हैं तो आप जा करके नाराज होकर के दिल्ली बैठ जाते हैं, लगातार उच्च संपर्क में उच्च अधिकारियों अपने संगठन के लोगों के संपर्क में आप रहते हैं। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है अमलेन। 4 जून के बाद पहली बार जब बैठक हुई उस समय दोनों डिप्टी सीएम नहीं आए थे और हम लोगों ने सवाल उठाया भी था कि आखिरकार क्या ये माजरा है, लेकिन उस समय स्पष्ट नहीं हो पाया था। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के बीच वाद विवाद है या नहीं ये तो आप बेहतर समझते होंगे, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है वो खराब होती है। 80 की 80 सीट हम जीतेंगे, ये दावा सबसे ज्यादा आप इनको करते हुए देखें, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ नहीं। पहली मीटिंग हुई, केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग में नहीं आते हैं, फिर दूसरी होती है तो फिर दूरी बनाए रहते हैं। फिर आज केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संगठन पहली प्रायोरिटी होता है। इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं दिनेश जी राजनीति में? देखिए, संगठन अपने में महत्वपूर्ण होता है, इसे सब जानते हैं। हाँ। अब संगठन में किस प्रकार से कार्य किया जाता है ये भी जानते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो यहाँ की स्थिति थोड़ी सी इसलिए विवाद में आ रही है कि इन दोनों के बीच में कुछ लोग हवा भी देने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई कन्फ्रंटेशन, इतना बड़ा कोई टकराव मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के बीच में है। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस प्रकार का नतीजा ये आया है, 4 जून का जो नतीजा आया है, उसको विवादों से, आंतरिक विवादों से जोड़ दिया गया है। हाँ। सच्चाई तो ये है कि 33 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान है, और इस बात को भी सब जानते हैं। ये कहने वाली बात है कि एक नैरेटिव ये भी सेट हुआ है कि ये तब है जब लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी को काम करने में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, और वो चुनौतियां सब जानते हैं, मीडिया भी जानता है। अगर केशव प्रसाद मौर्य कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो एक आंतरिक गतिरोध हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा गतिरोध है कि जिसको कि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबरों के रूप में लिया जाए। ठीक है। बालकृष्ण पांडे योगी आदित्यनाथ जी ने, आपकी बात योगी आदित्यनाथ जी ने कल जो मीटिंग में कहा है, आपकी बात आई दिनेश जी। बालकृष्ण जी से मैं समझता हूँ, बालकृष्ण जी ये जो बातें निकल के बीच बीच में आती रहती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में थोड़ी डिस्टेंस होती है, थोड़ी दूरियां, क्या है सर, आप थोड़ा समझाएंगे क्या वास्तव में ऐसा है कि सिर्फ मैसेज गलत कन्वे हो रहे हैं? देखिए, समग्रता में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसमें समग्र रूप से एक विचारधारा को लेकर सरकार चलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है। दीनदयाल जी उस विचार के हमारे प्रणेता हैं, चाहे वो उनका एकात्म मानव दर्शन हो, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे वो लोकमत परिष्कार का विषय हो, चाहे वो ये है कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को, जो गरीबी में है, जो अशिक्षा में है, उसको मुख्य धारा में शामिल करना है। इन मूल 4 सिद्धांतों को लेके भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और उस संगठन के माध्यम से जो सरकार बनती है, संगठन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, वो सरकार भी इन्हीं 4 बातों को लेके हमेशा काम किया है। अगर पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेंगे, 51 से 80 तक जनसंघ, 80 से आज तक भाजपा, तो सदैव ही ये 4 बिंदु भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में रहे हैं, चाहे वो जनसंघ के रूप में रही हो, चाहे वो भाजपा के रूप में। दूसरा विषय यह है कि
जब हम कोई जैसे कार्य समिति हमारी थी, कल कार्य समिति में जो विषय आए, तो वो विषय चूंकि केशव प्रसाद मौर्य जी पूर्व में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि सबके अपने अपने सेशंस होते हैं और सबका अपना अपना मत है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, और उसी विषय को आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम ने भी कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है, संगठन ही महत्वपूर्ण है। तो ये विषय दीनदयाल जी का भी है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपस में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन या कुछ है। ये एक वितंडावाद खड़ा करना है। कुल मिला के कॉन्ट्रडिक्शन तो मंचों पे आपको दिखा होगा, जब पूर्व में बेटे ने बाप को धक्का मारा होगा और हमने इस अधिकारी को आपके कहने पे हटाया, ऐसा किया वैसा किया, तो थोड़ी बहुत बात करके अर्थान्वयन कुछ उसका कर देना या उसकी कोई परिभाषा कर देना, ये बहुत उचित नहीं होता है। सबके अपने अपने विषय हैं, वो विषय रखे जाते हैं कार्य चलिए समिति ठीक में। है, अब और एक विपक्ष इसको परिवार कैसे का देखता है वो भी समझना जरूरी है। धर्मेंद्र सिंह जी नहीं, प्रवक्ता समाजवादी नहीं, पार्टी के विपक्ष बारे साथ जुड़े, ठीक है। मेरी बात एक बात कह देने दीजिए। हाँ। विपक्ष नहीं, विपक्ष नहीं, कोई मैं- कैडर, जो विपक्ष आपको दिखता है वो कोई कैडर बेस्ड नहीं है, हम्म। वो परिवार पे चलिए ठीक है, आधारित वो दल तो अलग की बात है। इनके ठीक अपने है, मत होते हैं, आपने अपनी इनके बात इनके कंप्लीट पास की तो उनको क्षमता भी बोलने नहीं दीजिए। है। ठीक है, धर्मेंद्र जी कैसे देखते हैं केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को? देखिए देखिए अंतर विरोधों में घिरी हुई भाजपा, पूरा प्रदेश देख रहा है किस तरह से केंद्र और राज्य की लड़ाई, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की लड़ाई, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री की लड़ाई, संगठन और से सरकार का जो ये एक धर्मेंद्र चल जी रहा है ड्रामा। धर्मेंद्र जी को स्क्रिप्ट लाइए प्लीज। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो ये ड्रामा चल रहा है उसमें जनता सफर कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से अलग हटके आप देखिए किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठेले पर आ गई है। अभी आज ही देखिए पेपरों में बहराइच में एक ठेले पे ले जाना पड़ा। जो स्वास्थ्य एम्बुलेंस से लेकर के सारी सुविधा पूर्ववर्ती सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी थी, पूरी तरह से पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया इस सरकार ने। केवल आपसी द्वंद में परेशान है, सड़कें बह जा रही हैं। अरे जो डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे वो पहले रहे हैं गड्ढा मुक्त और पूरे प्रदेश को सड़कों का शानदार सुंदर जाल बिछाने वाले। पूरी सड़कें बही जा रही है, न मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी ले रहे हैं न उनके उप मुख्यमंत्री जी। कौन से विभाग के उप मुख्यमंत्री जी मिनिस्टर भी हैं किसी विभाग के, शायद वो प्रदेश को बताते हैं उसमें मैंने क्या किया है तो लोग जानते भी। नौजवान हताश और परेशान है, परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, सरकार फेल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो ऐसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के साथी अगर बोल रहे थे, अच्छा होता इन चीजों पर जवाब देते कि केंद्र की भी राज्य की भी डबल ट्रिपल इंजन जो भी इन्होंने कहा जनता ने दिया, तो जनता की कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर इनका जवाब आता। ये कौन क्या है, कौन कैडर बेस नहीं, अरे कैडर बेस पार्टी हमसे बेहतर पार्टी है आपकी। कैडर बेस कैसी? अच्छा, हमें गर्व है कि हमारे पास नौजवानों कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है। भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या मुकाबला करेगी? ठीक है, आप नैरेटिव सेट करके चुनाव को जीत गए, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको आईना दिखाया, आईना दिखाने का काम किया और आगे भी दिखाएगी। इतना मानिए ये शुरुआत थी, आगे आपका सफाया होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब आप सत्ता में हैं तो क्या आप जो बुनियादी सवाल हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन जैसी चीजों पर अगर गंभीर हो, इन चीजों को दूर करने का प्रयास करें, इसका समाधान निकालने का प्रयास करें, तब तो ठीक है। आपके कहीं पुल बह जा रहे हैं, कहीं राम मंदिर में चंदा खा करके आप लोगों ने राम मंदिर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। अयोध्या में जमीन का घोटाले का आरोप लगा जनता के पैसे का, आपका एक दिन में रजिस्ट्री देखिए। चलिए धर्मेंद्र जी, हमने सवाल जो पूछा था कई करोड़ बढ़ा दिए, तो पूरा अलग ही ट्रैक पे आप चले गए। धर्मेंद्र जी जो सवाल था शायद आप उस पे नहीं बोले, उस पे एक शब्द भी नहीं बोले। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा कि ये जो ठीक है अमलेंद्र, ठीक है अमलेंद्र, मेरा सवाल आपसे, ठीक है सर आपकी बात आ गई। अमलेंद्र, मेरा सवाल ये जो ये विरोध के स्वर निकल कर सामने आ रहे हैं, क्यों ये केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और पार्टी में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब बीच बीच में आ रहे यही कहते हैं ना, अटल जी ने भी कहा था चिंगारी का खेल बुरा होता है, कोई चिंगारी लगा रहा है क्या? देखिए सौरभ, अगर इस अटल जी के ही इन बातों पे अगर बीजेपी के हमारे सीनियर लीडर थोड़ा सा उस पर गंभीरता लेते तो शायद ये जो नतीजे आए हैं उससे कुछ इतर ही होते। और उसी चीज़ पे अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी कल जो मंथन चल रहा था उस मंथन में उन्होंने भी यही कहा था कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस जो है हमारे लिए नुकसान किया।
लेकिन हमारे लिए पार्टी है सबसे बड़ी चीज़। हम पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, जनता जो सबसे बड़ी चीज़ है, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, उस पर फोकस किया जाए, उनकी योजनाओं पे फोकस किया जाए, उनके कार्य, उनके प्रति जो हमें डिलीवरी देना है उस पर फोकस किया जाए। नाराज़गी क्या है अधिकारियों की, उसमें हिला हवाली है या उनकी लापरवाही है, उस पर फोकस किया जाए, ना कि आप जो है एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण पे ध्यान दीजिए। अंतर कलह हर परिवार में होता है, उसको बैठ करके भी लोग सुलझा लेते हैं, लेकिन यहाँ एक जो मैसेज कन्वे किया जाता है उस मैसेज को न कन्वे करके आप जो एक बार बार एक ही लाइन आप घिसा पीटा, जब भी आपको कहना होता है वही लाइन आप कहते हैं कि संघ हमारे लिए सर्वोपरि है, हम संघ के हिसाब से चलते हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कौन ऐसा है कि जो किसके लिए संघ के दरवाजे नहीं खुले हैं या पार्टी लेवल पे दरवाजे नहीं खुले हैं? ये एक कहने और समझने की बात होती है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप अपने काम के प्रति फेलियर क्यों साबित हो रहे हैं। या तो आप जनता से बार बार कहते हो कि जनता के लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप जनता आपकी क्यों नहीं सुन रही है? आप अपनी सीट हार जाते हो, आप हारते क्यों हो? उस पर आप मंथन किए होते, आप उस पर मंथन नहीं किए। पहली बार हारने के बावजूद भी और उपचुनाव जो आने आ रहा है उसमें भी टिकटों का यही खेल है, और वो भी चीज़ें जो हैं आप एक लीड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप उसको लीड नहीं कर रहे हो। सब लोग बैठ करके एक टेबल पे बात भी करते हैं, लगातार जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है उसमें आप अनुपस्थित रहते हो। किस बात की लीडिंग? आप जाके बैठ जा रहे हो दिल्ली, क्या आपको स्टेट नहीं समझ में आ रहा है? तो देखिए, ये हम और आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो मैसेज दिख रहा है, जो विजुअल दिख रहा है, और एक जो हम लोग एनालिसिस करते हैं सौरभ, उस चीज़ के हम उस एनालिसिस के जरिए इस चीज़ के नतीजे पे आते हैं। ये हमारा और आपका आरोप नहीं है, ये विजुअल एनालिसिस और बयानबाजियां जो पार्टी लेवल पे आती हैं, लोग कन्वे करते हैं, उसका नतीजा होता है। अगर इसको पार्टी लेवल पे लोग समझें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो नतीजे इनके सामने आते हैं, क्योंकि ये उनकी कमजोरी है। अगर आप अपनी कमजोरी को दूर करते तो शायद आप पार्टी के लिए काम कर रहे हो, ये आपको कहने का मैसेज नहीं होता सर। ठीक है दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे, जैसा कि अमलेंद्र अभी जिक्र कर रहे थे, सिरातू हार गए थे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन फिर भी उनको मौका दिया गया, कम बैक उन्होंने किया। कभी भी उन्होंने उस मुद्दे पर नहीं बोला होगा कि क्यों हारे, क्या वजह है, जनता ने क्यों उनको नकारा, लेकिन सरकार या संगठन ने उनको मौका दिया, डिप्टी सीएम बना के रखा। लेकिन विरोधाभास भी सबसे ज्यादा इन्हीं को लेकर आता है, तो क्या है ये? थोड़ा समझाएं दर्शकों को। क्या मनमुटाव है, मनभेद और मतभेद जो है वो छन छन के बाहर निकल रहे हैं? आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन एक बात यह है ना कि जो लोग सत्ता के केंद्र में आना चाहते हैं, जिसके लिए लॉबिंग दिखाई पड़ती है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है? बाबा की जो परफॉर्मेंस तो सबके सामने है, और अगर परफॉर्मेंस में नहीं होती तो योगी आदित्यनाथ की देश भर के अंदर डिमांड नहीं होती। क्या केशव मौर्य की कोई डिमांड है? क्या ब्रजेश पाठक की कोई डिमांड है? क्या और जगहों पर इनके परफॉर्मेंस इतने अप्रिशिएट किए जाते हैं? आप जहां जाइएगा योगी आदित्यनाथ जी की मांग होती है। जहां तक प्रशासन का सवाल है, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन पर पकड़ और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। इनको इस बात के मंथन की भी आवश्यकता है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो कहीं पर निराश न हो, उसकी बात सुनी जाए जी। इस बात को मुद्दा बनाकर केशव मौर्य जो कल बैठक के अंदर बोल रहे थे कि दर्द वाली बात की उन्होंने, ये वास्तव में दर्द नहीं है, ये एक लॉबिंग है और कुछ कुछ इधर से उधर से उड़ाई जाती हैं। हालांकि इसका असर देखने को और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि गठविरोध अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपके पास विकल्प नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। चलो ठीक है, एक छोटा सा कमेंट। ठीक है, आपने दर्द का जो जिक्र किया है, एक बहुत फेमस गाना है, दर्द दिलों के कम हो जाते, हम और तुम जब एक हो जाते, से कुछ करके है। यानी अगर विचारधाराएं आपका बालकृष्ण जी मिल जाता तो किसी प्रकार की कोई दर्द नहीं, किसी प्रकार का कोई मनभेद नहीं, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। क्या ऐसी चीज की जरूरत है? नहीं, मैं फिर बता दूं कि न दर्द है और न दुनिया, समग्रता में वैचारिक रूप से एक है, और संगठन एक परिवार की तरह होता है। और परिवार की तरह उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए, चाहे वो हमारे दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेश जी हो जी, सब लोग एक विचारधारा को लेके एकनिष्ठ होके इस प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में सुशासन के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमने सुधार किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था में 38 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में हमने बनाए हैं।
ये सपा सरकार या जो पूर्व की सरकारें रही हैं, उनकी नाकामी को ठीक करने के लिए एक स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है जी। इन 6 वर्षों में, कभी सपा सरकार को उसके विषय में पता भी नहीं था। हाँ। क्योंकि इनके यहाँ तो भ्रष्टाचार का, सड़क व्यवस्था की ये बात करते हैं, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस प्रकार का मत है भारतीय चलिए जनता ठीक है, पार्टी की सरकार में, माफी मुझे के लगता साथ है पूरा रोकना देश चाहूंगा, उससे हमारे पास वाकिफ है। वक्त की कमी है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कहा है कि संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए, अब बातें निकल निकल कर सामने आती रहती है। बहरहाल अब देखना है सब कुछ।